Hello students, welcome to the ASM classes, and now we will discuss in this class application of Gauss's law. हम यहाँ पर दूसरे एप्लीकेशन पर चर्चा करने वाले हैं, दूसरे अनुप्रयोग पर चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा अनुप्रयोग क्या है, देखिए यहाँ पर पढ़ता हूँ मैं कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ने वाले हैं। अब ये अनंत समतल चादर क्या है, यहाँ पर ये सीट बनाई हुई कैसी है, अभी आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए आपको ये सामने सीट दिखाई दे रही है, इसके दो पृष्ठ हैं, एक ये वाला पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पर जो चार्ज है, जो आवेश है, कैसा है, एक समान रूप से फैला हुआ है। निगेटिव आवेश भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आवेश हो सकता है। इस पर भी निगेटिव आवेश हो सकता है या पॉजिटिव आवेश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन फैला हुआ कैसा है, एक समान। यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है, इसलिए मैंने हर जगह एक समान आवेश बनाया हुआ है। और इसके पिछली साइड में भी क्या होगा, एक समान ही आवेश होगा। यहाँ पर मैंने प्लस आवेश दिखाया है, ठीक है। और ये चादर जो है, ये सीट जो है वो कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई, देखो ध्यान से देखना, ये इस तरह रखी हुई है, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर प्लस आवेश है। प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो दूर की ओर जाती हैं। फर्स्ट चैप्टर की सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने बताया था। अब यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर इसके, ठीक है। और यहाँ से भी इधर को निकलेंगी, समझ रहे हो ना, वैद्युत बल रेखाएं इधर को और इधर को निकलेंगी, समझ गए। तो अब इस चादर के कारण इस चादर पर कैसा आवेश है, कैसा आवेश है, प्लस आवेश और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान रूप से फैला हुआ है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसकी डेंसिटी को जो दर्शाएंगे वो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन कितना होगा, ए, ठीक है। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इस चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा, सिग्मा होगा, ओके। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्रिएट कर लीजिए। अब इस चादर से आर दूरी दूर किसी बिंदु पी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इमेजिन करिए कि इस चादर से यहाँ पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर मैंने क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और कितनी दूरी दूर है, ये इस चादर से r दूरी दूर है, ओके। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए और करना भी हमें गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। गॉस की प्रमेय का हमें यूज करना है। जब हम गॉस की प्रमेय का यूज करते हैं तो पता है क्या होता है, हमें एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ता है जिसे हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बंद पृष्ठ कैसा बनाते हैं, देखिए हम बंद पृष्ठ बनाते हैं एक बेलनाकार, ठीक है। ये क्या है, एक वृत्ताकार, ये सर्कुलर मैंने एक बना दिया है। ये जो आपको दिख रहा है वृत्ताकार दिख रहा है, और यहाँ से बनाता हूँ मैं एक बेलनाकार पृष्ठ, और वो कैसा होगा, क्लोज होगा वो, ठीक है। कैसा होगा वो, क्लोज होगा। इधर से भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, r थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, r होगी। कहने का मतलब सीधे सीधे इतना है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी हो गई है, 2r हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। अब गॉसियन पृष्ठ जब बना लिया है तो यहाँ पर हमें तीन सरफेस दिखाई दे रही हैं। तीन कौन कौन सी, एक ये वृत्ताकार भाग है जिसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जिसे क्रॉस सेक्शन, जैसे कि ये बेलनाकार भाग है तो इसका ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, और ये जहाँ पकड़ रहा हूँ ये सेक्शन अलग है। इसे बोलेंगे क्या, इसे क्या बोलेंगे पता है आपको, ये देखो इधर क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसे कर्व सरफेस बोलते हैं, और इसे भी क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत होता है, मैंने बता रखा है। तो पृष्ठ के लंबवत होगा इधर की ओर, ठीक है। और इस पृष्ठ का जो एरिया है, इस सर्कुलर इस पृष्ठ का जो एरिया मान रहा हूँ वो कितना मान रहा हूँ मैं, a। अब इस पृष्ठ का भी कितना होगा, a होगा। एक पृष्ठ यहाँ पर भी बन रहा होगा, कहाँ पर, यहाँ पर भी बन रहा होगा, ध्यान से देखा, यहाँ पर भी बन रहा होगा, तो इसका भी एरिया कितना होगा, a होगा, समझ गए ना। अब इसका छोटे से भाग, अगर छोटे से भाग को मैं मानता हूँ कि dA, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, वेक्टर dA। अब वेक्टर dA की दिशा इसके लंबवत होगी, होती है लंब पृष्ठ के लंबवत। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या मान लीजिए, चलिए dA मान लीजिए छोटे से एरिया को, और इसका जो एकांक क्षेत्रफल होगा, सॉरी क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, dA, ठीक है, dA वेक्टर। अब यहाँ पर एक सरफेस और दिखाई दे रही है, वो कौन सी सरफेस है, वो ये वाली सरफेस है, कर्व सरफेस। तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ से इधर ही कर लेता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एरिया बना लेता हूँ, उसका भी नाम कितना दे दूँ, उसका भी नाम दे देता हूँ dA, ठीक है। अब
बात आती है कि जो वैद्युत बल रेखाएं थी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र था वो किधर की ओर है। तो यहाँ पर ये प्लस आवेश था, जो मैंने यहाँ पर सीट बताई थी कि ये सीट ऐसे रखी है, इस पर प्लस आवेश है, इस पर प्लस आवेश है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो इधर की ओर चल रही हैं और इधर की ओर चल रही हैं। तो इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है यहाँ पर वो किधर की ओर होगी भाई साहब, वो भी इधर की ओर होगी। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सीट ऐसे रखी हुई है, इससे इधर की ओर होगी, यहाँ पर इधर की ओर होगी। तो मैं क्यों बना रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे यूज करना है यहाँ पर थीटा। जब दोनों वैद्युत क्षेत्र और डी ए मतलब क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है तो थीटा कितना होगा यहाँ पर, थीटा 1 मान लीजिए ना, थीटा 1 इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। और यहाँ पर कितना होगा थीटा 3 मान लीजिए, ये भी कितना होगा 0 डिग्री। गुड। अब यहाँ पर देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो बदलेगी नहीं, क्योंकि वो तो इधर को होगी या फिर इधर को होगी। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल मैं इधर को मान लेता हूँ। तो वेक्टर ई की दिशा किधर के, इधर की ओर है, और डी ए की दिशा इधर की ओर है, मतलब क्षेत्रफल सदिश की। इनके बीच का एंगल कितना होगा आप ही बताएं मुझे। थीटा 2 इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये थीटा 3 इक्वल टू कितना 0 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू कितना है 0 डिग्री। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये गॉसियन जो प्रस्थ था, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और किससे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या है आप सबको पता है, बताएं मुझे क्या है। होती है समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भाई साहब फ्लक्स ही है ना, फ्लक्स ही है ना। अब ये मैंने क्लोज क्यों लगा दिया कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का ले लिया है। अब यहाँ पर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन और ये वाला एरिया जो कर्व सरफेस था। अब यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड कर दूंगा, देखिए सरफेस जो 1 है, सरफेस 1 ई, अब यहाँ पर डॉट को हटाते हुए cos थीटा आता है, ई डी ए cos थीटा 1 ओके, प्लस ई डी ए cos थीटा 2 प्लस समाकलन ई डी ए cos थीटा 3 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये तो संपूर्ण का था और संपूर्ण को हम अलग अलग करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग भागों का अलग अलग करके लिख दिया ना। ये सरफेस 2 थी, ये सरफेस 3 थी। अब देखिए थीटा 1 कितना है आप ही बताएं मुझे, मैं क्या बताऊंगा आप ही बताएं। थीटा 1 इक्वल टू कितना 0 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू कितना 90 डिग्री, थीटा 3 इक्वल टू कितना 0 डिग्री। ओके, अब रखते हैं मान। अब देखिए डायरेक्ट मान रखूंगा यहाँ पर, तो थीटा cos 0 आ जाए, cos 0 का मान 1 होता है। यहाँ पर cos 90 आ जाएगा, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, सब 0 हो जाएगा। और यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा ध्यान से देखें, अब ई डी ए यही बचेगा प्लस ई डी ए यही बचेगा। अब उसके आगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर कौन सी सरफेस बची हुई है, पहली और तीसरी। ये तो 0 हो गई है क्योंकि 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। अब देखिए ध्यान से देखते रहें। अब मुझे ये बताएं यहाँ से ई, अब दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे कर देते हैं, आगे ई को बाहर निकाल लीजिए। ई बाहर क्यों निकला, सबसे बढ़िया बात आती है कि ई बाहर क्यों निकला। तो भाई ई बाहर इसलिए निकला क्योंकि इस जहाँ पर पी बिंदु लिया था, इस बिंदु पर ऊपर नीचे कहीं पे भी लो, यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं पे भी ले लो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ई का मान सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि जो चादर है इस पर जो आवेश है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान रूप से फैला हुआ है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। अब एक समान होगा तो भाई साहब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम समाकलन के बाहर लिखते हैं, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए डी ए क्या है, ये कौन से वाले का पृष्ठ का था, ध्यान से देखते रहे। ये फर्स्ट पृष्ठ का था, ये थर्ड पृष्ठ का था, थर्ड पृष्ठ और ये फर्स्ट पृष्ठ। अब फर्स्ट पृष्ठ का छोटा सा एरिया मैंने डी ए माना था, लेकिन संपूर्ण एरिया कितना है ए। छोटा सा एरिया कितना डी ए माना था, संपूर्ण एरिया कितना ए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो डी ए समाकलन डी ए का मान है वो कितना है भैया ए। डी ए तो छोटा सा एरिया, लेकिन जब समाकलन लग जाता है तो जितनी आकृति दिखती है उसका एरिया हो जाता है। तो जितनी आकृति दिखाई दे रही थी उसका एरिया हो गया। ओके, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर डी ई गलत लिख दिया था ना, ए आएगा। तो यहाँ पर ई ए प्लस ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इधर देखिए, इधर कर लेता हूँ कितना आएगा, यहाँ पर
ई ए और ई ए कितना हो जाएगा 2EA इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई को उधर रहने दीजिए और 2A को उधर पहुँचाइए, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर क्या इसे क्या करते हैं रीअरेंज करते हैं, तो कितना मिलता है क्यू अपॉन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने क्यों किया है क्योंकि मैं समीकरण नंबर 1 से जानता हूँ, क्या ध्यान से देखें, समीकरण नंबर 1 से ई इक्वल टू क्या कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ई का मान कितना आता है यहाँ पर पी बिंदु पर, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर कहीं आर आया नहीं आया, इसका मतलब ये पता है हमें कि जब अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर किसी थोड़े पास में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं तो आर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये इतनी बड़ी चादर होती है, उसके सापेक्ष ये जो बिंदु होता है वो बहुत ही पास में होता है, और छोटी सी पास वाली चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए ये देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है अनंत समतल चादर के कारण जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो देखिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू।